Hello students, today we are going to study a very important process, that is replication of DNA. In previous video we had seen that DNA replication is of semi-conservative nature. सबसे पहली चीज़ तो रेप्लिकेशन होता क्या है और क्यों ज़रूरी है. रेप्लिकेशन है DNA कॉपीइंग मैकेनिज़्म. रेप्लिकेशन क्यों होता है? जब भी कोई सेल को डिवाइड होना है, सेल के न्यूक्लियस में उसका डीएनए है. हम जानते हैं डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. तो जब भी सेल को डिवाइड होना है, सबसे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए डिवाइड होगा और उसके बाद वो सेल डिवाइड होगी. तो हमेशा क्या होगा, इसका डीएनए भी डिवाइड होगा और यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसका डिवाइड होगा और उसके बाद ये सेल डिवाइड होगी. तो एवरी टाइम सेल हैज़ टू डिवाइड, सबसे पहले इसको अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करना पड़ेगा या अपनी एज इट इज़ कॉपी फॉर्म करनी होगी. तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस. क्यों होती है, कब होती है? ये सेल डिवीजन साइकिल में हमने देखा था G1S G2M फेज थे. तो S फेज का क्या मतलब था? सिंथेसिस. वहाँ हमने देखा था कि सिंथेसिस किस चीज़ की होती है? डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन होता है. कहाँ पर? सेल साइकिल के एस फेज में. अब ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे सेट ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं. किसी भी हम देखते हैं कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, उसको कैटालाइज करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. तो यहाँ पर कई सारे एंजाइम्स हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक नाम है, याद रखना ही रखना है, दैट इज़ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. लंबा चौड़ा नाम है पर अभी याद हो जाएगा आपको. हम देखते हैं कि एंजाइम का जो भी नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो उसके नाम के आगे एज लगता है. एंजाइम कुछ भी हो उसमें एज लगता है, ठीक, तो वो एंजाइम बन जाता है. किस नाम के आगे एज लगता है? वो जो रिएक्शन को, जो प्रोसेस को कैटालाइज करता है. तो यहाँ पर ये कौन सी प्रोसेस को कैटालाइज करेगा? पॉलीमराइजेशन. पॉलीमरेज. क्या पॉलीमराइजेशन हो रही है? क्या फॉर्म हो रहा है? फॉर्म हो रहा है डीएनए. डीएनए ही तो फॉर्म हो रहा है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए. तो डीएनए फॉर्म हो रहा है, इट इज डीएनए पॉलीमरेज. ये जो डीएनए का न्यू स्ट्रैंड है वो आखिर किस पे फॉर्म हो रहा है? वो फॉर्म हो रहा है एक डीएनए से ही, या डीएनए पे बेस क्या है यहाँ पर? डीएनए. डीएनए पे फॉर्म हो रहा है दूसरा डीएनए. तो डीएनए फॉर्म हो रहा है इसलिए डीएनए फॉर्म. पॉलीमरेज किससे फॉर्म हो रहा है? डीएनए से फॉर्म हो रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ये बात समझ में आ गई? नाम बड़ा सा है पर उसका मीनिंग है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. अब ये पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करता है. डीएनए एक पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियोटाइड मोनोमर यूनिट का. तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड साथ में अटैच होते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, आपको पता है. अब ये इतनी लंबा सा डीएनए है, इतने लंबे डीएनए को कैटालाइज करनी है, इसलिए ये जो भी प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट होनी चाहिए. आपको अगर कोई चीज़ कहा जाए बहुत जल्दी जल्दी कॉपी करो तो आप 10 मिस्टेक्स कर देते हो, पर यहाँ पर मिस्टेक्स के लिए स्कोप नहीं है. जब भी सेल को डिवाइड होना है, डीएनए को कॉपी करना है, बहुत फास्ट करना है और साथ में एक्यूरेसी के साथ करना है. हम देखेंगे अगर यहाँ मिस्टेक्स होंगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इट शुड बी वेरी हाई एफिशिएंट एंजाइम्स इसीलिए यहाँ पर यूज़ होते हैं और इट शुड बी वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट. अब हम देखते हैं कि डीएनए कितना लंबा है, आपको पता है. अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में कितना लंबा डीएनए है? इट इज़ 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स. कितने टाइम में रेप्लिकेट करता है? ये 20 मिनट्स में रेप्लिकेट करता है. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कितना लंबा डीएनए है आपको पता है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है. कितनी देर में रेप्लिकेट करता है? ये 38 मिनट में रेप्लिकेट करता है. तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, इतना लंबा डीएनए है और देखो कितने शॉर्ट टाइम में रेप्लिकेट कर लेता है. जब आप कैलकुलेट करोगे तो रेट ऑफ रेप्लिकेशन निकल कर आएगा लगभग 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड.
जस्ट इमेजिन, 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर्स रेप्लिकेट हो जाता है, इतनी फास्ट स्पीड होती है। तो ये बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट होता है, और अगर यहाँ कॉपी करने के दौरान कुछ मिस्टेक्स हुई यानी एक्यूरेसी नहीं हुई तो मिस्टेक्स विल लीड इनटू म्यूटेशंस। हर बार सेल डिवाइड हो और कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ म्यूटेशन हो जाए, इतना स्कोप नहीं है। तो कभी कभार रेयर केस में म्यूटेशन हो गया तो आप जानते हो कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पर अदरवाइज इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, कोई मिस्टेक नहीं होती है। अगर मिस्टेक हो जाएगी तो म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी बाद में। तो इस तरह से हमने देख ली कि डीएनए की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा सा डीएनए है, तो ये बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट होती है, साथ में ये बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आपको समझ में आ रहा होगा कितना लंबा डीएनए है, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स ला के हम अटैच करेंगे, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आएगी? एक चीज़ है, नाम सुन के थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इतना लंबा नाम, बाप रे बाप, पर इट्स वेरी इजी नेम। आपने क्या पढ़ा था डीएनए की स्ट्रक्चर में? क्या था? न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड? याद है ना? न्यूक्लियोसाइड क्या था? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, याद है ना? तो क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। कैसा न्यूक्लियोसाइड? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। कोई टफ नेम है क्या? एडेनिन अगर नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन। इट विल फॉर्म एडिनोसिन, ये पढ़ा था ना हमने, इट विल फॉर्म एडिनोसिन। ये एडिनोसिन फॉर्म करेगा। आपने एटीपी का नाम तो सुना है ना, एनर्जी, जो हमारा एनर्जी करेंसी है लिविंग बॉडी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन के साथ अगर 3 फॉस्फेट लग जाएं तो क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। एडिनोसिन क्या है? इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड में क्या लगे हैं? 3 फॉस्फेट लगे हैं, तो बन गया ये एनर्जी कंपाउंड। अब हमने क्यों कहा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड? क्योंकि एडिनोसिन हो सकता है, या ग्वानोसिन हो सकता है, या साइटिडीन हो सकता है, या थाइमिडीन हो सकता है। इट कैन बी जीटीपी, इट कैन बी सीटीपी और इट कैन बी टीटीपी। सभी एनर्जी कंपाउंड हो जाएंगे जैसे एटीपी होता है। इज इट क्लियर? तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या क्या फंक्शंस? पहला हमने देख लिया, एनर्जी वाला कंपाउंड बन गया, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और दूसरा ये खुद ही तो जुड़ने आएगा, ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। जब भी कोई रिएक्शन होती है हमको क्या चाहिए? सबस्ट्रेट तो चाहिए, वही तो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर यही तो है सबस्ट्रेट। सी, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड आएगा और अपनी जगह कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ के अटैच हो जाएगा। ये है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोसाइड है, आएगा अटैच हो जाएगा, अपना ढूंढकर वहाँ पर अपनी जगह पर अटैच हो जाएगा जाकर, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोसाइड है, सॉरी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में से ये एक न्यूक्लियोटाइड है। जो इसके टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप होंगे वो हाई एनर्जी रिच होते हैं, तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे टर्मिनल फॉस्फेट और एनर्जी दे देंगे, एनर्जी भी मिल जाएगी, और जो बचा हुआ रहेगा न्यूक्लियोटाइड वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्लेस पे। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक एंजाइम अच्छे से समझ गए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में नाम नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो एक बार ध्यान से देख लो कि यहाँ पर और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर डीएनए को, जब यहाँ डीएनए हमने देखा सबसे पहले क्या होता है, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में ओपन हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं जिसपे नया डीएनए फॉर्म होगा। तो सबसे पहला काम है इस डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करना है। इनके बीच में क्या लगा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े हैं। तो इस हेलिक्स को ओपन करने के लिए या इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके इसको ओपन करने के लिए, या इट्स लाइक चेन, जिप लगी है ना,
जिप को ओपन करने के लिए, अनजिपिंग के लिए यहाँ पर एंजाइम है हेलिकेज। ये एंजाइम है, पहला एंजाइम तो हमने देख लिया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। दूसरा एक एंजाइम है हेलिकेज, याद रहेगा क्या करेगा, इस हेलिक्स को ओपन करेगा या इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करके इसको खोल देगा। खोल के क्या बनाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क। इतना लंबा सा डीएनए होता है तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ये ओपन करेगा जिसे कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। कहाँ ओपन करेगा वो भी अभी हम देखेंगे। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता कभी कि पूरे डीएनए को पहले हमने खोल के अलग कर दिया, पूरे 6.6 × 10⁹ बेस पेयर लंबे डीएनए को हमने खोल के काट के कैंची से निकाल के रखा, फिर हम नया बनाने लगे हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन ओपन होता है, सिंथेसाइज होता है, फिर और ओपन होता है, फिर सिंथेसाइज होता है, इट्स लाइक दैट। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो ओपन होगा, ओपन कौन कर रहा है यहाँ पर, एंजाइम हेलिकेज। ठीक, जब हम ओपन करेंगे, आप सोचो डीएनए ना क्रोमोसोम में कैसे डीएनए टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल डीएनए काफ़ी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। जब थोड़ा सा पोर्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक प्रेशर टेंशन लगेगा, तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज इज फॉर रिलीजिंग टेंशन। तो टी फॉर टोपो, टी फॉर टेंशन, टेंशन रिलीज करता है ये एंजाइम। ये टेंशन रिलीज करता है टोपोआइसोमरेज। दो हो गए, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज। उसके बाद एक्चुअली डीएनए की टेंडेंसी है कि दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए, चिपके हुए हमेशा साथ में रहते हैं। तो जब इनके बीच में ज़बरदस्ती से उस बॉन्ड को तोड़ के अलग करेंगे तो फिर से वापस एक होना चाहेंगे और ये फिर से जुड़ना चाहेंगे। तो एक प्रेशर के साथ इनको रोक के रखा जाएगा इनकी अपनी प्लेसेस पे। उसके लिए है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पकड़ के रखेंगे ताकि ये ना चला ना जाए। जितनी देर में डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है ये कहीं आपस में जुड़ ना जाए, इनको अलग रखेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में कितना पोर्शन है मैं दिखाती हूँ अभी। ये बात समझ में आ गई। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, हेलिकेज ने ओपन किया है, इसको अनजिप किया है, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ने पकड़ के रखा है। टोपोआइसोमरेज उस टेंशन प्रेशर को रिलीज करने के लिए है। अब हम मेन प्रोसेस पे आते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो डीएनए को अनजिप कर लिया है, छोटे से पोर्शन पे रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है। ये क्या है, ये डीएनए इट्स लाइक दैट। ये डीएनए ऐसे है, बीच में किसी एरिया में डीएनए ओपन हुआ है, फिर से ये डीएनए ऐसे है। ये समझ में आई बात? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डीएनए पूरी लेंथ के अलॉन्ग ओपन नहीं होता है, छोटे से पोर्शन में ओपन होता है, जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये बन गया है, यहाँ पे दिखाया गया है रेप्लिकेशन फॉर्क। समझ में आई बात? दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पर क्या क्या एंजाइम्स ने अपना अपना काम किया, कर लिया, हो गया। मेन एंजाइम यहाँ पर क्या होगा, छोटे से एरिया में पहले आरएनए प्राइमर बनेगा, सिंगल जो भी यहाँ पर है रीजन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्राइमर बनेगा। और उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड आता जाएगा और इसको यहाँ पर जोड़ता चला जाएगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ आप देख सकते हो एक कॉम्प्लिकेशन है, क्या कि दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के। डीएनए पॉलीमरेज की जो टेंडेंसी है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। किस डायरेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँ आपको डायरेक्शन, उससे पहले दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि 5 to 3 या फिर 3 to 5। समझ में आई बात? एक ही चीज़ हो गई। अब मुझे ये बताओ कि कभी भी ऊपर चढ़ना आसान है या नीचे उतरना आसान है? चाहे लाइफ हो या स्टेयर्स हो, हमेशा नीचे उतरना इजी है, ऊपर चढ़ने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो ऊपर चढ़ना मुश्किल काम है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि नीचे उतरना आसान है जबकि ऊपर चढ़ना मुश्किल काम है ना? तो हमेशा जो डीएनए सिंथेसाइज होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? वो होता है 5 to 3।
हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मूव करेगा और नया डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म करेगा। कैसे याद रखोगे? ऊपर से नीचे उतरना आसान है तो वही आसान काम करेगा। एक्चुअली इट्स नॉट ऊपर नीचे, है ना, सिर्फ हमें डीएनए की पोलैरिटी और ये मूवमेंट का जो है वो याद रखने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। एग्जाम में ऊपर नीचे ऐसा कुछ मत लिखना। तो हमेशा इट विल मूव फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। जो नया डीएनए फॉर्म होगा वो 5 to 3 फॉर्म होगा। तो किस पे फॉर्म होगा? जिस डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 है उसके ऊपर, तो बड़े आसानी से फॉर्म हो जाएगा। ये वाला स्ट्रैंड ऐसे होता है, ये छोटा छोटा सा रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म करता है। ये बात क्लियर हो गई है तो मैं इसे इरेज करती हूँ। अब ये हमारे पास एक रेप्लिकेशन फॉर्क है, नया डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके लग गया और ये कहाँ पर किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा? ये 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगा। ये 5 to 3 डायरेक्शन में खुद मूव करेगा। तो किस स्ट्रैंड के ऊपर करेगा? जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 है। मीन्स इट्स ठीक है, इट्स 3 to 5। समझ में आई बात? बहुत सिंपल है कि जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 है उसके ऊपर डीएनए तो बड़े इजीली 5 to 3 डायरेक्शन में चलने लगेगा और बनने लगेगा। ये ओपन होता चला जाएगा और ये बनता चला जाएगा, ये ओपन होता चला जाएगा और ये फॉर्म होता जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर तो डीएनए का एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। ये दोनों ही स्ट्रैंड ने टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, दोनों ने टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाया है, हमको पता है। तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा ये देखते हैं। जो दूसरा स्ट्रैंड एक्चुअली छोटा सा ओपन हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ था ओपन होना, तो दूसरे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? इट्स 5 to 3, है ना। ये खुद 5 to 3 है ना। तो जब हम यहाँ पे बोले तो ये इस डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि खुद इसे 5 to 3 करना है। तो सेम पोलैरिटी तो नहीं हो सकती, ऑपोजिट पोलैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ तो मूव नहीं कर सकता ये। फिर क्या करेगा? ये इधर से मूव करेगा। समझ में आई बात? ये इस तरह से मूव करेगा। कैसे? यहाँ से डीएनए इतना ओपन हुआ तो ये फॉर्म करा, फिर और ओपन हुआ तो ऐसे हुआ। ये लंबी सी चोटी जैसे हमने ऊपर से नीचे तक बना दी, नीचे से ऊपर तक खोल दी, ऐसा नहीं है। पूरी लंबी सी चोटी बीच में कहीं ओपन होगी। तो जितनी ओपन हुई है उतना फॉर्म हो गया, फिर और ओपन हुई तो और फॉर्म हो गया, फिर और ओपन हुई तो और फॉर्म हो गया। समझ में आई? एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 है, वहां पर तो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। पर दूसरे स्ट्रैंड पे ये जो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है डीएनए का, ये डिसकंटिन्यूअस होता है या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होता है, जिसे हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इस डायग्राम से समझ में आ गया है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, थोड़ा ज़्यादा लेबलिंग की है मैंने, सेम एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ईजीएस्ट डायग्राम है और इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा और यही आप एग्जाम में बनाने से सब कुछ आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। दोनों स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज टेम्पलेट। दोनों स्ट्रैंड में पोलैरिटी का आपको पता है, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे, जबकि दूसरी तरफ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। बाद में जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ जाएंगे। जहां कहीं भी नाम आएगा लाइगेज, लाइगेज जहां भी नाम आएगा, ये हमारे जेनेटिक्स में चिपकाने वाला फेविकोल है, ये चिपकाने वाला एंजाइम है। जहां भी डीएनए के ओपन एंड्स है वहां उसको सील कर देगा, चिपका देगा। मींस जहां थोड़ा थोड़ा गैप है वहां नए न्यूक्लियोटाइड्स लाकर जोड़ देगा और फुल स्ट्रैंड कंप्लीट फॉर्म कर देगा। तो छोटे छोटे जो स्ट्रैंड्स फॉर्म हुए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो फॉर्म हुए हैं, वहाँ पे जो गैप्स हैं उसको फिल कर देगा लाइगेज एंजाइम। ये जो नए न्यूक्लियोटाइड्स लाकर जोड़ना और नया डीएनए स्ट्रैंड ये फॉर्म करने का काम किसने किया है? डीएनए पॉलीमरेज, या पूरा नाम ले तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क छोटा सा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ये देख लो आप अभी। एक क्वेश्चन आजकल ऐसे भी आ रहा है कि आपको ये पूरा डायग्राम बना है पर आपको पोलैरिटी कहीं पर कुछ भी नहीं लिखी है। ठीक है, मैं ये इसको हटा देती हूँ। पोलैरिटी कहीं पर कुछ भी नहीं लिखी है तो आप कैसे जानोगे
कि आपको बताना है, यहाँ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं कि आपको पोलैरिटी बतानी है, एक भी पोलैरिटी नहीं दी हुई है तो आपको पोलैरिटी बतानी है, कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो नया स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्म होगा, लीडिंग स्ट्रैंड, वो किस डायरेक्शन में होगा? खुद 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। सिंपल सी बात। किस पे होगा? जिसकी 3 to 5 है पोलैरिटी। इसके ऑपोजिट वाला कैसा होगा? इसका ऑपोजिट वाला कैसा होगा? 3 to 5 होगा। ये 3 to 5 है तो इसकी पोलैरिटी यहां पर ये कैसा होगा? ये ऐसे चलेगा ना, ये 5 to 3 चलेगा। ठीक है, तो ये एरो ही हमको बता रहे हैं इसकी पोलैरिटी। अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। ये समझ में आ गई बात? चेक कर लो अपना आंसर। ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गई, एकदम क्लियर है, ये वो नहीं रेज होगा अभी। ठीक है, तो ये तो इजीएस्ट वाला डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये समझ में आ गया है। तो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट सा देखने में लग रहा है डायग्राम, इसको देखो, इस पे नजर डालो। देखने में लग रहा है डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट, एक्चुअली इट्स नॉट डिफिकल्ट। जो पीछे बातें थी वही है इसमें। ये डायग्राम मैंने डाला है जानबूझ के कि कहीं आप कुछ और डायग्राम्स देखो किसी और बुक्स में तो कंफ्यूज ना हो जाओ। क्रोमोसोम में से डीएनए ओपन हुआ, डीएनए में से छोटा सा एक रेप्लिकेशन फॉर्क बना। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क बना, हेलिकेज एंजाइम है जिसने ओपन किया है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है। ठीक, अब क्या हुआ? डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया? डीएनए स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर पोलैरिटीज नहीं लिखी हैं, आप अपने आप समझ जाना। इसने फॉर्म करना शुरू कर दिया है और ये है लीडिंग स्ट्रैंड, इस डायरेक्शन में बन रहा है। ये लीडिंग स्ट्रैंड इधर से ऐसे करके बनते चला जा रहा है ना, ये ऐसे बनता चला जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड भी कहेंगे या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और बाद में ये यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये बाद में ये डीएनए पॉलीमरेज है, बाद में लाइगेज से ये जुड़ जाएंगे और इस तरह से ये 2 डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म हो जाएंगे। जब भी डीएनए फॉर्म होता है, अभी हमने बात की थी कि पूरी लेंथ के अलोंग पूरा डीएनए ओपन नहीं होता है, छोटे छोटे प्लेसेस पे छोटे छोटे रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं। और ये रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसा रैंडम नहीं होता कि कहीं पे भी हो गया, ऐसा नहीं कि खो खो हो रहा है और किसी को भी खो कह दिया रैंडमली, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो पूरे डीएनए स्ट्रैंड में कहीं किसी खास पॉइंट पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI लिखते हैं शॉर्ट में। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस ओरिजिनेट होगी, स्टार्ट होगी, और वहीं पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। एट अ टाइम बहुत सारे प्लेसेस पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है और सब जगह साथ में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। पूरे डीएनए की लेंथ में कई जगह रेप्लिकेशन फॉर्क बने एट अ टाइम और सब जगह रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। अब इस तरह से एक जगह पर आप जानते हो पोलैरिटी के हिसाब से एक स्ट्रैंड में क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरे में लैगिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे और वो जुड़ जाएंगे। तो ये जो ORI है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी में ये पोर्शन थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का है। जो भी हमारा डिज़ायर्ड जीन है, जो हमारी पसंद का जीन है, जैसे कि हो गया ह्यूमन इंसुलिन जीन, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन। कई लोगों में होता है ना डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन की कमी होती है, तो बाहर से हम देते हैं। कैसे बनाते हैं? इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है ह्यूमन बीइंग में, वो जीन आइडेंटिफाई करके हमने आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया। उस जीन को हमें रेप्लिकेट कराना है और उसकी लार्ज कॉपीज़ चाहिए हमें। हमारी सेल में तो इतना तेज़ी से नहीं हो रहा है, हम कहाँ करेंगे? ई कोलाई बड़ा तेज़ी से डिवाइड करती है, ई कोलाई के प्लाज्मिड में जाके हम उसको इंट्रोड्यूस कर दें, हम ऐसा चाहते हैं। तो उस जीन को ले जाके हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर ई कोलाई में। अपने आप ही ये रेप्लिकेट करवा देते बाहर, इसको यहाँ क्यों डाला हमने? मेनली इसलिए डाला कि यहाँ इसके पास ORI होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब हम इसको डाल देंगे तो इसके ORI की वजह से ये रेप्लिकेट करेगा, वरना इस सेगमेंट में तो ORI है नहीं, तो ये अलग से रेप्लिकेट नहीं करेगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पर डाल दिया क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और ये लार्ज रेप्लिकेट करेगा। जितने बार ये रेप्लिकेट करेगी सेल,
तो हमें लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ मिल जाएंगी। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इस चीज़ को आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, चैप्टर 11 में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। चैप्टर 11 में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपको यहाँ समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं भी आया है तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आ जाएगा। लास्ट चीज़ है इस टॉपिक में, हमने देखा था कि सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए अपने ही कॉपीज बनाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको पता है सेल डिवीजन, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स ने अपनी कॉपीज बना ली और डुप्लीकेट हो गए। उसके बाद सेल डिवीजन होता है, पर अगर क्रोमोसोम ने तो मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है बट इट इज़ नॉट फॉलोड बाय सेल डिवीजन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन हो जाएगी। मान लो ये कितने हैं, ये है 10 क्रोमोसोम अगर है यहाँ पर, और ये भी 10 फॉर्म हो गए पर इनके बीच सेल वॉल नहीं बनी, सेल नहीं डिवाइड हुई, तो ये हो जाएंगे टोटल 20 क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन। अगर हम 46 से मान लें तो ये 46, ये भी 46, 2n तो पहले से था, ये 4n हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में होता है, पर ये पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन बन जाएगी। इस चीज़ को आप पढ़ चुके हो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। इट विल लीड टू पॉलीप्लॉइडी, जो एक तरह की क्रोमोसोमल एनोमली है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना कर दूँगी आपको। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।